करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे जी। आज की हमारा जो लेक्चर है एडमिन लॉ में फर्स्ट लेक्चर ये अबाउट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोपोजिशन व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इस पे हम बात करते हैं जी आज। ये बड़ा एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही अहम जो है ये कंसेप्ट है। कंसेप्चुअली भी हमें इसको देखना पड़ेगा और जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अप टू डेट पेपर्स में अगर देखा जाए तो इसकी बाबत काफी हद तक जो है वो एग्जामिनर इस पर ट्रस्ट करता है जी। तो ये जैसे इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स व्हेन वी डिस्कस अबाउट द वर्ड्स के डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ we have to know कि what is the combination of these two words, इनकी essence क्या है, इनका literal meaning क्या है। तो normally we read in a democratic states there are main three pillars of a state. One is known as legislatures, and the main function of legislatures is to make laws for the state. The second pillar or department is known as executive department. The main function of executive department is to implement the laws, and the third department is known as judicial department. If whenever any conflict arises between civil parties or any department of the state, then the third pillar or department comes into force and they take their powers and to make a justification between the conflicting parties. तो ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वर्ड डेलीगेट को हम देखते हैं जी। पहले लिटरली लीगल सेंस में हम जब इसको देखेंगे तो इसका मानी है कि किसी की तरफ से अता करदा, मीनिंग देयर बाय कि कॉन्स्टिट्यूशनली दीज आर नॉट देयर वेस्टेड पावर्स, दीज आर कंफर्ट पावर्स। ये वो अख्तियारात हैं जो एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को डेलीगेट की गई हैं जी, अता की गई हैं, कंफर्ट की गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली उनका ये अख्तियार नहीं है, बट उनको जो है ये कंफर्ट की गई हैं। अब हम चूंकि पढ़ रहे हैं एडमिन लॉ, तो डेफिनेटली हम इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को देखेंगे, उनकी पावर्स को देखेंगे, उन पे रेस्ट्रिक्शंस को देखेंगे, उनका वो लिमिटेशंस देखेंगे, और if those powers are abused or misused, तो then what are the remedies available to the public, उनकी बाबत हम बात करेंगे। तो ये जो इसका जर्नली तो हमारे पास ये एक कंसेप्ट आता है कि ये जो ट्रेडिशनल थ्योरी के तहत जो है तमाम तर जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं ये लेजिस्लेचर्स के पास है, बट इन सम टाइम्स वी कम अक्रॉस a piece of enactment which is not enacted by the legislature, which is enacted in fact by the admin authorities, executive authorities, and what are these are the result of delegated legislation. जनरल तो यही रूल है, लेकिन इसमें ये एग्जम्पशन है कि इसको जो है वो डेलीगेट कर दी जाती है पावर्स जो हैं एडमिन अथॉरिटीज को, कि टू सम एक्सटेंट देयर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट की हद तक जो है वो उनको जो है वो अनेक्ट करें। तो डेफिनेशन में पहले इसका हम देखते हैं जी क्या है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज एन एक्सप्रेशन व्हिच कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ कंफ्यूजन। जो सिंपल वर्ड्स में ये एक बड़ा कंफ्यूज्ड कंसेप्ट है जी, हम इसको जो है इजीली एलेबोरेट नहीं कर सकते। इन रिस्पेक्ट और इन द वर्ड्स ऑफ author, it is an excuse for the legislature, a shield for the administrators, and a provocation to the constitutional jurist. There are three main ingredients of definition which is prescribed in book. First one, it is a general excuse in the hands of legislatures. जो delegated legislation है ये एक किस्म का excuse है, एक किस्म की जस्टिफिकेशन है लेजिस्लेचर के पास कि वो अपने इख्तियारात जो हैं उनसे कुछ हद तक जो है वो रिलीज हो जाते हैं, कुछ हद तक वो जो है आसानी पा लेते हैं, कुछ हद तक जो अपने इख्तियारात हैं वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को दे देते हैं इन द शेप ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अ शील्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स। स्टूडेंट्स यू नो कि शील्ड इज अ पीस ऑफ ऑनर। हम जब नॉर्मली बात करते हैं या हम जो
हमारा वास्ता पड़ता है कि जो शील्ड होती है ये पीस ऑफ प्राइज होता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इनके पास जो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ये एक किस्म का इनके पास जो है ये प्राइड का पीस है, इनके पास फख्र का एक चीज है कि हम भी जो है वो लॉ मेकिंग करते हैं जी। एंड इट्स अ प्रोवोकेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्ट्स। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्ट हैं, जो मुहक्किक हैं, तहकीक निगार हैं, उनके पास एक वैलिड प्रोपोजिशन है कि वो उस पे। तो इन सिंपल वर्ड्स, इन डेफिनेशन वी हैव सीन कि ये एक किस्म की जी है एक्सक्यूज है इन द हैंड्स ऑफ लेजिस्लेचर, एक किस्म का प्राइड है जो है इन द हैंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड एक किस्म का एक अच्छा तहकीक का जो है एक पीस है, एक प्रपोजिशन है जिसपे तहकीक हो सकती है इन द हैंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्ट। तो इसको जो है इसमें हमने अब देखना है कि आज के दौर में क्या इसकी कोई अहमियत भी है। नॉर्मली जो एग्जामिनर है वो इस पे बिलीव करता है कि व्हाट इज दिस कंसेप्ट एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ दिस कंसेप्ट। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन रीजंस और फैक्टर्स बिहाइंड दिस कंसेप्ट कि व्हाई दिस कंसेप्ट ट्रेडिशनली और डायनामिकली ग्रो इटसेल्फ जी। तो पहला इसमें हम देखेंगे जी, इसमें तो नंबर ऑफ जो हैं वो इसमें हैं, जो एलिमेंट्स हैं जो इसकी ग्रो में जिसका जो है उनका अमल दखल है। फर्स्ट जो नंबर 1 पे है जी कि प्रेशर अपॉन पार्लियामेंट। नॉर्मली स्टूडेंट्स यू नो कि द मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर द स्टेट। ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी यही है कि जो पार्लियामेंट है दैट इज नोन एज अ लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस, कि वो कानून साजी वाला अदारा है। एंड द मेन फंक्शन टू मेक लॉज फॉर द स्टेट, और उनका बुनियादी काम यही है कि दे शुड मेक लॉज फॉर द स्टेट, कि वो रियासत के लिए, रियासत के मामलात को चलाने के लिए, द अफेयर्स ऑफ स्टेट को रन करने के लिए लॉ मेकिंग करें। एज पर नेसेसिटी अराइजेस दे शुड मेक लॉज। उनको जैसे ही जरूरत पैदा हो उसके मुताबिक जो है वो लॉ मेकिंग करनी चाहिए। बट इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए, जैसे हमारे पास हेडिंग है कि प्रेशर अपॉन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आज का जो ग्लोबल विलेज का दौर है, आईटी का दौर है, साइबर क्राइम्स का जो है एक बड़ी ओवरवेलमिंग है। तो रियासत का जो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है दैट इज नॉन पार्लियामेंट, उसके ऊपर एक बड़ा प्रेशर है कि पार्लियामेंट शुड मेक लॉज फॉर ईच एंड एवरी मैटर विच इज अराइज्ड इन अ स्टेट, कि रियासत में हर जो मामला पैदा हो उसकी रोकथाम के लिए या उसको टैकल आउट करने के लिए रियासत जो है उसकी बाबत कानून साजी करे। ये एक बड़ा ही जो है डेमोक्रेटिक स्टेट्स पे बड़ा प्रेशर है। इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनली एक एक्सक्यूज लिया लेजिस्लेचर ने कि अपनी कुछ हद तक पावर्स जो हैं उनको डेलीगेट किया in the shape of delegated legislation to the administrative authorities to so that they make laws for their department, कि वो अपने डिपार्टमेंट की हद तक जो है उसको लॉ मेकिंग करें और उस डिपार्टमेंट में जितने भी मैटर्स अराइज हों उनको रिजॉल्व करें। टेक्निकलिटी है इसमें सेकंड रीजंस। अब जो लॉ मेकिंग करती है हमारी सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दैट इज नॉन पार्लियामेंट, दैट इज टू मच टेक्निकल, वो बहुत ही पेचीदा है, उसमें उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है उसमें टू मच जो है ऑब्स्टेकल्स हैं ड्यू टू टेक्निकलिटीज। अब उसका आपने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा कि लॉ मेकिंग का जो प्रोसीजर है वो भी बड़ा लेंथी और रिजिड है, कि उसमें पहले जो है बिल ड्राफ्टिंग होगी, फिर उस पर जो है फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, फिर वो थर्ड रीडिंग के बाद जो है उसी बिल को जो है जो सेकंड डिपार्टमेंट है सेनेट उसके पास भेजा जाएगा। तो उसके लिए बड़ा एक लेंथी प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ता है जिसमें टू मच टेक्निकलिटीज भी हैं। उन टेक्निकलिटीज को रिमूव करने के लिए भी बड़ी एफर्ट्स जो हैं वो नेसेसरी होती हैं, या उसके लिए बड़े जो है एक्सपर्ट की जो है वो नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है। तो इन चीजों से, इन टेक्निकलिटी से बचने के लिए
जो है कॉन्स्टिट्यूशनली टू सम एक्सटेंट विद इन सर्टन लिमिट्स some powers are conferred to the admin authorities to make laws that is known as delegated legislation. तो ये टेक्निकलिटी जो है ये that is also a reason behind the growth of this branch of law. This is known as delegated legislation. The third one reason behind the growth of this concept of law is flexibility. We have come across a lot of piece of enactment in our daily routine life. हम देखते हैं जी कि कई तरह की enactments हैं जो हमारे रोजमर्रा मामलात को जो है वो टैकल आउट करती हैं। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये बड़ी नेसेसरी है कि कानून ऐसा हो कि जो मामले के साथ अपने आप को कोलैबोरेट कर ले, जो उसकी मुताबिकत के साथ हो। तो जो पार्लियामेंट है उसके पास इतना टाइम और इतनी एक्सपर्टनेस नहीं है कि वो फ्लेक्सिबल लॉज जो हैं उनको अनेक्ट करें, वो जो जितनी भी जो मैटर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेटेड लॉ मेकिंग करें। तो इस कंसेप्ट को ओवरव्यू करते हुए जो है पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनली सम पावर्स जो हैं वो डेलीगेट की गई हैं एडमिन अथॉरिटीज टू मेक लॉज, बिकॉज एडमिन एनेक्टमेंट जो है ये मोर और वाइडर फ्लेक्सिबल देन एनेक्टमेंट मेड बाय पार्लियामेंट। जो इंस्टीट्यूशनल एनेक्टमेंट है, जो इंस्टीट्यूशनल लॉ मेकिंग है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उसकी इंप्लीमेंटेशन को ज्यादा इंश्योरिटी के साथ जो है वो पेश किया जा सकता है कंपैरेटिवली उस एनेक्टमेंट से जो पार्लियामेंट ने की हो। तो एक जो इसमें ग्रोथ का एलिमेंट है बिहाइंड दिस प्रपोजिशन ऑफ लॉ नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज नोन एज एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। पेचीदगियों से बचने के लिए और इजीली जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए जो है लॉ का फ्लेक्सिबल होना बहुत ही जरूरी है। एक्सपेरिमेंट, इट्स अ इंग्लिश मैक्सिम के एक्सपेरिमेंट आर एक्सपीरियंस मेक मैन परफेक्ट। ये एक जर्नल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब तक हम किसी चीज पे जो है एक्सपेरिमेंट नहीं करते हम उसकी जो सक्सेसफुल रेशो है उसको डिटरमिन नहीं कर सकते जी, उसको इंश्योरिटी के साथ जो है हम बयान नहीं कर सकते। तो किसी भी लॉ के लिए लॉ मेकर्स की फर्स्ट इंटेंट जो है वो ये होती है कि जो ये लॉ है इसकी जो है एक्सेप्टेंस जो है पब्लिक में, इसकी जो है इसको फॉलोनेस है उसको इंश्योर किया जाए, उसको जो है उसको मनो जो है वो पब्लिक एडमिट करे। तो ये चीज, ये कंसेप्ट जो है, ये जो इंटेंशन है उसी सूरत में जो है कंप्लीटली इसको जो है इंश्योर किया जा सकता है व्हेन इट्स मेक अ एक्सपेरिमेंट, या इसका जब हम तजर्बा करते हैं। तो तजर्बे के लिए स्टूडेंट्स ये नेसेसरी है कि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो उसी डिपार्टमेंट में रहते हुए डिपार्टमेंट के जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो ऑलरेडी स्किल्ड विद देयर एक्सपीरियंस हैं, उनके पास ये जो है अख्तियार दिया जाए ताकि वो जो है एक पॉलिसी ऑफ स्टेट जो है, स्टेट की जो पॉलिसी है उस पर अमल पैरा करवा सके। तो जो एक्सपेरिमेंट है इट्स आल्सो अ फैक्टर, अ रीजन बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ लॉ known as delegated legislation. We have read in constitutional law emergency provisions which is started from 131 to 139 articles के emergency provisions भी हैं जी, कि जब हालात की कुछ requirements हैं कि sudden और जो है स्पीडीली कुछ डिसीजंस जो हैं वो लिए जाएं, तो emergency में पार्लियामेंट जो है it's not possible for parliament to make laws for emergency. पार्लियामेंट के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है या इस तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं है कि वो अचानक से पैदा होने वाले जितने भी मैटर्स हैं उनकी बाबत जो है स्पीडीली जो है कोई लॉ मेकिंग कर सके। तो इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ इमरजेंसी it's must necessary to delegate some powers to the admin authorities to take necessary actions or to take necessary steps. So this is also a factor, a reason behind the growth of this concept known as delegated legislation.
complexity of modern administration. Students, you know as comparatively from ancient days, nowadays are too much complex. पहले से दौर आज का बहुत हद तक कॉम्प्लेक्स हो चुका है। आप देखते हैं साइबर क्राइम लॉ, जितने भी क्राइम्स हैं, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, या फिर इंडस्ट्रियल हार्मनी क्रिएट करने के लिए लॉ मेकिंग की बड़ी जरूरत है। जो एंशियंट डेज में जो स्फीयर्स ऑफ स्टेट थे वो इस हद तक वास्ट नहीं थे, जो रियासत के मैटर्स थे वो इस हद तक जो थे वो पेचीदा नहीं थे। आज का चूंकि ग्लोबल विलेज का दौर है, आईटी का सिस्टम है, उसका आईटी राइजल वक्त है, तो इन मामलात को जो है वो टैकल आउट करने के लिए जो है तमाम मॉडर्न मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नेसेसरी हैं। जो आज के मॉडर्न मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जराए जदीद इंतजाम के हैं, उनके जरिए जो है वो अमल दरामद बड़ा नेसेसरी है। तो वो इसी सूरत में जो है वो पॉसिबल है कि कुछ पावर्स जो हैं वो एडमिन अथॉरिटीज को अख्तियार दे दिया जाए, कुछ हद तक उनको जो है वो पावर्स कंफर की जाए कि वो मॉडर्न मीन्स ऑफ एनेक्टमेंट जो हैं उनको यूटिलाइज करते हुए जो है ओरिजिनल स्टेट पॉलिसी पे जो है वो अमल दरामद को इंश्योर कर सकें। जो लॉ की रिटन स्टेट है, स्टेट ऑफ रिट इन अ सोसाइटी जो है उसको इंश्योर करवा सकें। तो दिस इज आल्सो अ मेन रीजन बिहाइंड द concept or proposition of delegated legislation के modern means of administration required to make laws from the administrative authorities। तो हमने आज ये 2, 3, 4 जो हमने देखी हैं जी कुछ रीजंस। स्टूडेंट्स, यू हैव इनहांस दीज नंबर्स, आपके पास अख्तियार है जी कि आप इनमें से कुछ इजाफा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इधर इट इज पॉसिबल इन अदर स्टेट्स के पावर्स आर डेलीगेटेड और नॉट। क्या दुनिया में दूसरी रियासतों में भी ये कहीं पॉसिबल है कि कहीं पे भी वहां पे जो है रियासत ने अपने अख्तियारात जो हैं एक इंस्टीट्यूशन से लेकर दूसरी इंस्टीट्यूशन को कंफर किए हुए हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन यूएसए के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इधर इट इज एग्जिस्टेड और नॉट, क्या इसका वजूद वहां पे है कि नहीं जी? तो जनरल कंसेप्ट जो है, थ्योरी जो है, बिकॉज एसओपी सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो एक कंसेप्ट है दैट इज ट्रूली एक्सेप्टेड इन यूएसए। यूएसए में उसको हकीकी मानों में तस्लीम किया जाता है। तो थ्योरी में तो ये है जी कि यूएसए में जो है डेलीगेटेड पावर्स का कंसेप्ट नहीं है, बट जो है in practice to some extent some powers are delegated to the executive class from constitution from the legislative class। तो प्रैक्टिस में ये कुछ हद तक वहां पे जो है कुछ पावर्स जो हैं वो डेलीगेट की गई हैं। अब हम यहाँ पे एक बात की थी जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, कि देयर आर मेन 3 पिलर्स ऑफ अ स्टेट दैट इज नोन एज legislative department, executive department and judicial department. In USA, in accordance with USA constitution, वहां पे these 3 main departments are separated from each other. Their influence are restricted from each other. तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि वो अपना जो एक इन्फ्लुएंस है वो एक डिपार्टमेंट दूसरे पे जो है वो ना डाले। तो वहां पे इसको हकीकी मानों में देखा जा रहा है। इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं कि दिस डॉक्ट्रिन इज एक्सेप्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड by article 1 legislative power is expressly conferred on the Congress and the judiciary has power to interpret the constitution and declare any statute unconstitutional if it does not conform to the provisions of the constitution. In the leading case of Field versus Clark, the American Supreme Court observed, ये एक फील्ड वर्सेस क्लार्क अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के पास एक ये केस गया जिसमें ये बड़ा क्लियरली है इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 1 के लॉ मेकिंग की तमाम तर पास जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं। हियर कांग्रेस मींस यूएसए लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट।
In Pakistan, we know that department is known as parliament, which consists of in respect are in accordance with Article 50, President, National Assembly and Senate. But the same institution which the main function is to make laws in USA is known as Congress, that consists of also two chambers, हाउस ऑफ कॉमन्स है और उनका एक सेनेट है, दोनों पे मुश्तमिल है जी। तो कांग्रेस का जो है आर्टिकल 1 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, उसका मुकम्मल अख्तियार है टू मेक लॉज फॉर द स्टेट, एंड द जुडिशियल डिपार्टमेंट हैज ओनली पावर टू इंटरप्रेट द लॉज व्हेनेवर एनी लॉ इज contradict to the essence of the constitution, then judicial department has power to make a verdict against that enactment. Okay, this enactment is against the essence of the Constitution of USA, and this is held in Field versus Kellogg case, which is held before the Supreme Court of America. Delegate non-protest delegate cannot further delegate. ये एक लैटिन मैक्सिम भी है कि a delegate cannot further delegate, meaning thereby if a person has no original powers, if a person having a power that is conferred upon him, that person having no further powers to make further delegation. एक इंस्टीट्यूशन या शख्स जिसका अपना ओरिजिनल अख्तियार नहीं है, उसको जो है वो पावर डेलीगेट की गई है, और उस पर्सन के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो डेलीगेटेड पावर्स को फर्दर डेलीगेट करे, मीनिंग देयर बाय कि अगर किसी के पास कुछ पावर्स किसी अदर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आती हैं तो वो उन पावर्स को आगे किसी और शख्स को जो है वो डेलीगेट नहीं कर सकता। जैसे इन यूएसए the total powers are delegated by their constitution, वहां पे तमाम तर अख्तियारात जो हैं तमाम तर डिपार्टमेंट्स के, they are conferred by their constitution, constitutionally conferred upon the institutions, वो एक दस्तूरी तौर पे जो है इंस्टीट्यूशंस को कंफर की गई हैं, and the institutions having no power to make further delegations because the institutions having no original powers, they have get their powers from the constitutions, उनकी अपनी कोई अख्तियारात नहीं है। तो this concept is overspreaded in USA, but in practice to some extent it is possible in USA कि delegated legislation is also experienced in USA। तो अब हम इसमें देखते हैं जी क्या all the functions are delegated or not, what are the restrictions upon this concept or propositions, to what extent the powers are delegated, कहां तक किस हद तक जो है वो अख्तियारात one institution is delegated to another institution। तो इसमें जो है पहली इसकी जो है कुछ चीजें हैं कि वो उसकी हद तक जो है वो डेलीगेट नहीं की जा सकती। इन पाकिस्तान द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एनी एक्ट इज नॉट कंफर्ड टू और डेलीगेटेड टू एनी अदर डिपार्टमेंट, मीनिंग thereby a act is passed or enacted by the parliament, about that enactment the date of commencement is not conferred to any other department। ये नहीं हो सकता कि एक कानून जो है उसको जो है वो एनेक्ट किया हो, उसकी बाबत कानून साजी जो है किसी मामले की बाबत जो है वो पार्लियामेंट ने की हो, और उसकी नफाज का इजरा या नफाज का आगाज कब होना है उसकी बाबत किसी डिपार्टमेंट के पास अख्तियार हो। नो, इफ अ एनेक्टमेंट इज मेड बाय पार्लियामेंट द पावर ऑफ कमेंसमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर एक लॉ जो है उसकी एनेक्टमेंट जो है वो पार्लियामेंट ने की है तो व्हेन इट कम्स इनटू फोर्स ये अख्तियार भी जो है वो पार्लियामेंट के पास ही होगा। जो अदारा एनेक्ट कर रहा है उसकी कमेंसमेंट डेट भी वही अदारा जो है वो जो है वो उसको फिक्स करेगा जी। सप्लाइंग डिटेल्स, 1. Supplying details. 2. Supplying details. 3. Supplying details. 4. Supplying details. 5. Supplying details. 6. Supplying details. 7. Supplying details. 8. Supplying details. 9. Supplying details. 10. Supplying details. 11. Supplying details. 12. Supplying details. 13. Supplying details. 14. Supplying details. 15. Supplying details. 16. Supplying details. 17. Supplying details. 18. Supplying details. 19. Supplying details. 20. Supplying details. 21. Supplying details. 22. Supplying details. 23. Supplying details. 24. Supplying details. 25. Supplying details. 26. Supplying details. 27. Supplying details. 28. Supplying details. 29. Supplying details. 30. Supplying details. 31. Supplying details. 32. Supplying details. 33. Supplying details. 34. Supplying details
अब आपने स्टूडेंट्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ा होगा कि स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल 30 से ऑनवर्ड 39 या 38 तक चलती है जी, आर्टिकल ऑफ Constitution of Pakistan 1973. In accordance with these articles of Constitution, जो स्टेट पॉलिसी है इसको कभी भी कंफर नहीं किया जा सकता. दिस इज द मेन ओरिजिनल एंड एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट टू मेक द स्टेट पॉलिसी. अब स्टेट पॉलिसी जो है इसको कभी भी जो है किसी डिपार्टमेंट के हैंड्स में नहीं दिया जा सकता. इसको फर्दर मोर जो है वो कभी भी किसी भी तरीके से जो है वो डेलीगेट नहीं किया जा सकता जी. इंक्लूजन टू सम एक्सटेंट सम लॉज आर इंक्लूडेड टू ईच अदर. कुछ हद तक ये होता है कि एक पहले लॉ आया फिर उसी की एक्सप्लेनेशन की बाबत कुछ और लॉ मेकिंग की गई. तो ये अख्तियारात भी जो हैं, इंक्लूजन के अख्तियारात भी जो हैं ये भी पार्लियामेंट के पास हैं, सुप्रीम लॉ मेकर्स के पास हैं, ये भी डेलीगेट नहीं किए जा सकते जी. एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, जितने लॉज जो हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं जैसे सीपीसी है, सीआरपीसी है, पीपीसी है, क्यूएसओ है, इनकी जो है एप्लीकेशन की बाबत, इनके ऑपरेशन की बाबत, इनकी इन्फोर्समेंट की बाबत जो है किसी भी डिपार्टमेंट के पास जो है वो पावर्स कंफर नहीं की जा सकती. तो हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस. फर्स्ट वन हमने देखा कि डेट ऑफ कमेंसमेंट नेवर बी डेलीगेटेड टू एनी इंस्टीट्यूशन बिकॉज इफ एनेक्टमेंट इज मेड बाय द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी देन द पावर about commencement lies in the hands of law making authorities. Second one हमने देखा जी application of existing laws. जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनकी बाबत जो एप्लीकेशन है, उनकी इन्फोर्समेंट का जो अख्तियार है वो भी पार्लियामेंट के पास है, वो भी लॉ मेकर इंस्टीट्यूशंस के पास है, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास है, वो भी किसी तौर पे भी जो है उनको किसी तौर पे भी जो है फर्दर मोर डेलीगेट नहीं किया जा सकता. रिपील ऑफ लॉ, एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो हैं इनकी बाबत भी पावर्स जो है वो डेलीगेट नहीं की जा सकती. व्हाट आर द एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस, जिसमें आता है जी आपकी खारिजा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, आपकी इंटरनल पॉलिसी है, आपकी बैनल सूबाई पॉलिसी है. ये इस तरह की जो है वफाकी सतह पे जितनी भी एनेक्टमेंट है इसको जो है किसी भी डिपार्टमेंट के पास जो है डेलीगेट नहीं किया जा सकता. इसमें जो है एक केस लॉ कोटेशन भी है, AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट 560 इसका पेज है कि एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस कैन नॉट बी, हियर वर्ड यूज्ड कैन नॉट बी डेलीगेटेड even though there is no specific bar in our constitution against the delegation of legislative power by the legislature to the executive. हत्ता कि हमारे कानून में या हमारे दस्तूर में कहीं भी वाजे जो है ये कोई कदगन या बार नहीं है कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो एग्जेक्टिव को कंफर कर दी जाएं. It is now well settled that essential legislative functions cannot be delegated by the legislature to the executive. In other words, legislative policy must be laid down by the legislature itself. In simple words के legislative assemblies के पास ही अख्तियार है कि वो legislation का criteria जो है उसको laid out करें. And by entrusting this power to the executive, the legislature cannot create a parallel legislature. और इस तरह का कोई अख्तियार जो है वो नहीं क्रिएट कर सकती इसके मसावी के वो जो है अपनी पावर किसी दूसरे को जो है वो कंफर कर सके. रिपील ऑफ लॉ, any enactment which is already existed in a state cannot be repealed through delegated legislation. कोई ऐसा कानून जो पहले से राइजुल वक्त हो, जिसकी एग्जिस्टेंस को जो है वो फॉलो किया जा रहा हो, उसकी मनसूखी की बाबत जो है वो पार्स जो हैं वो कानून साज अदारा किसी अदर इंस्टीट्यूशंस को कंफर नहीं कर सकता इन द शेप ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. तो ये भी एक बार है, एक रेस्ट्रिक्शन है अपॉन द टर्म
delegated legislation के about repeal of law, this sort of power cannot be delegated to other institutions. Modifications, existing laws cannot be modified through delegated legislation. जितने भी राइजुल वक्त कवानीन हैं उनको कभी भी जो है वो मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, उनमें अमेंडमेंट नहीं की जा सकती. लेट्स सपोज कि इफ एनी अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इन एनी अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड इन क्यूएसओ, इन एनी अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड इन सीपीसी, इन एनी अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड इन पीपीसी, तो देन इट इज मेड थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली, legislatures, not through delegated legislation, because the modification can never be allowed in the shape of delegated legislation. This is also a sort of restriction upon the term delegated legislation. Exemption, यहाँ पे एक exemption है जी. The aforesaid principle applies in case of exemption also, and the legislature cannot delegate the power of exemption to the executive without laying down the norms and policy of the guidance of the letters. A retrospective operation. There are two sorts of operation. One is known as prospective and the second is retrospective. Prospective operation means the date of commencement and afterwards, not before. कि ऐसा कानून जिसका असर उस कानून की आगाज के दिन से होगा और बाद में आने वाले मामलों पे होगा जी. That is known as retrospective effect, but to prospective effect. But to some extent, some laws are as कि these have a retrospective aspect या retrospective operation. These sort of law is never be, these sort of powers is never be conferred in the shape of delegated legislation, in which the retrospective effect या retrospective operation is required. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी लॉ का retrospective aspect जो है या retrospective जो है उसका ऑपरेशन नेसेसरी हो तो वो थ्रू जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लिया जाए. अगर वो चाहिए उसको इंश्योर करना हो तो ओनली वन फोरम हैज पावर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नोन एज लेजिस्लेचर. उनके पास ही ये अख्तियार है कि वो किसी कानून को रिट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट या रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन दे सकते हैं जी. फ्यूचर एक्ट्स. In some cases, some laws are enacted for future matters. That matters are not happened in present situation. वो मामलात अभी क्रिएट नहीं होते. प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करते हुए प्रिवेंटिव पॉलिसी के तहत जो है उनको जो है वो अनेक्ट किया जाता है. तो फ्यूचर एनेक्टमेंट जो है दिस इज ओनली in the shape of original legislature, that is known as the supreme legislature, not through the means of delegated legislation. This is also a restriction upon the delegated legislation. Ouster of jurisdiction of courts. No sort of delegated legislation is available in any constitutional norms. कहीं भी किसी भी दस्तूर के तहत जो है इस तरह की कोई पावर कंफर नहीं की जा सकती इन विच द पावर्स ऑफ कोर्ट्स आर आउस्टर्स, जिनमें जो है वो हमारी जो कोर्ट्स हैं उनके अख्तियारात को जो है वो कम किया जाए या उनको अख्तियारात से मजूल किया जाए. तो आज का हमारा लेक्चर था कि व्हाट इज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, what are the reasons behind the growth of this concept, and to some extent we have read about the what are the limitations or restrictions about this concept of legal term के under which to what extent some powers are conferred or some powers are delegated or some to what extent some powers are not delegated. क्या उस पर रिस्ट्रिक्शंस थी. तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा पहला लेक्चर था, लेक्चर इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. आई होप यू हैव क्लियरली अटेंटिवली लिसन्ड दिस लेक्चर. any ambiguousness or any matter of further explanation is required. If any, I'm
I will be ready to explain each and everything. I hope you are highly trusted students. So thanks, you have read this lecture. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे जी। आज के लेक्चर का हमारा टाइम जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। कल से इंशाल्लाह नई टर्म नई प्रोपोजिशन के साथ जो है नए लेक्चर के साथ जो है हाजिर खिदमत होंगे जी। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।